नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, यादव परिवार में बीजेपी की सबसे बड़ी सेंधमारी। आज अपर्णा बीजेपी में शामिल होंगी, सुबह 10 बजे शामिल होंगी, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। सीएम योगी की मौजूदगी में अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होंगी। तो बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी है बड़ी खबर। और ऐसे में अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में कहा जा रहा है कि आज ही शामिल हो जाएंगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदस्यता दिलाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुलायम की छोटी बहू बनेंगी भगवाधारी। छोटी बहू है अपर्णा और वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी, जहां अपर्णा यादव जो कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी। कब करेंगी, इसको लेकर पूरी जानकारी क्या मिल रही है? देखिए अंशिका, बिल्कुल 2017 से और अभी तक अगर हम देखें तो 5 सालों का समय गुजर गया है। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगी। आज उन कयासों पर विराम लग सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती हैं तो यादव परिवार में बड़ी सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगी। इससे पहले देखा गया था कि गांधी परिवार में बड़ी सेंधमारी हुई थी कि मेनका गांधी और वरुण गांधी गांधी परिवार से टूटकर बीजेपी में शामिल हुए थे और लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ते हैं। अब अपर्णा यादव के ऊपर जो ये खबर चल रही है कि 10 बजे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको सदस्यता दिलाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि यादव परिवार का एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा और भगवा चोला ओढ़कर उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव में दमखम भरता हुआ दिखाई देगा। अब देखना होगा कि 10 बजे अपर्णा यादव वाकई में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामती हैं या फिर जो पिछले 5 सालों से लगातार खबरें चल रही हैं कि अपर्णा यादव कल परसों इस दिनांक को भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे, या फिर उस तरीके से आज भी माहौल दिखाई देगा। क्योंकि अगर अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी तो यादव परिवार भी एक बार कोशिश करेगा कि अपर्णा यादव अगर नाराज है तो उनको मनाया जाए और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने से रोका जाए और समाजवादी पार्टी के साथ जोड़े रखा जाए। तो ये बड़े सवाल है। अपर्णा यादव की बात की जाए तो मुलायम सिंह यादव की वो छोटी बहू है और उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा नाम भी है। इससे पहले देखा गया था कि जब 2019 में उत्तर प्रदेश में बड़े चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव थे, उस दौरान भी कयास लगाए जा रहे थे कि अपर्णा समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगी। तो ऐसे में उस समय इन खबरों पर विराम लग गया था, लेकिन एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में ये हलचल तेज है कि आज अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगी। राजनीतिक समीकरण क्या कुछ बनेगा, इससे क्या फायदा बीजेपी को होगा और क्या नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, इसको भी थोड़ा समझना चाहेंगे नीलेश। देखिए बिल्कुल, अगर अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती हैं तो कहीं ना कहीं यादव परिवार के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा होगा कि उनके ही परिवार की एक बहू जो समाजवादी पार्टी की नीतियों को ना मानते हुए समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं उनके विरोध में जाकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामती है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी कोशिश रहेगी कि यादव परिवार का जो वोट बैंक है उसको काटा जाए। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, उस समय देखा जाता है कि यादव परिवार से जुड़े हुए जितना वोट बैंक है, चाहे हम इटावा के आसपास की बात करें, मैनपुरी के आसपास की बात करें, वो एक साथ एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं। तो ऐसे में अगर अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती हैं तो कहीं ना कहीं ये बड़ी सफलता रहेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उन्होंने एक बड़ी सेंधमारी जो है समाजवादी पार्टी में की है।
और अपर्णा यादव अगर आज शामिल हो जाती है भारतीय जनता पार्टी में नीलेश, तो उनके इस फैसले को कैसे देखा जाए, यानी कि परिवार को छोड़कर पार्टी में दूसरे पार्टी में ज्वाइन करना, उनके इस फैसले को क्या समझा जाए? देखिए, अगर अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामती हैं तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो अभी कयास लगाए जा रहे थे कि यादव परिवार में जो विवाद चल रहा था, चाचा भतीजे के बीच जो विवाद चल रहा था, वो विवाद की अटकलें अब लगभग समाप्त होती दिखाई दे रही थी। क्योंकि जिस तरीके से शिवपाल यादव ने कहा था कि वो समाजवादी पार्टी के सिंबल यानी कि साइकिल के चुनाव निशान पर अपने और अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे, तो ऐसे में एक बार फिर से उजागर हो जाएगा कि यादव परिवार में अभी वो विवाद थमा नहीं है। जिस तरीके से अपर्णा यादव की बात की जाए तो मुलायम सिंह की वो छोटी बहू है, ऐसे में अगर वो पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामती हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से हमलावर नजर आएगी समाजवादी पार्टी के ऊपर, कि जो अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, जो जिनके परिवार के लोग ही पार्टी के विरोध में हैं और उनकी नीतियों के विरोध में हैं, ऐसे लोग क्या उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाकर जनता का भला करेंगे। तो इस तरीके के तमाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि जब अपर्णा यादव अखिलेश यादव के खिलाफ प्रचार प्रसार करेंगी, पार्टी के विरोध में भाषण देंगी, तब देखने वाला नजारा काफी दिलचस्प होगा कि अब उसी परिवार से निकली हुई बेटी और बहू जो अब अपनी पार्टी के विरोध में ही बोल रही है, क्योंकि उसको अपना राजनीतिक करियर चमकाना है। जिस तरीके से हमने देखा था कि मेनका गांधी और वरुण गांधी ने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और उत्तर प्रदेश में लगातार वो सक्रिय रहते हैं, तो उसी तरीके से अपर्णा यादव ने भी ये फैसला लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम कर और खुद को साबित करने का प्रयास करेंगे कि वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति में अपना दमखम दिखा सकती हैं। अगर अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती है तो जाहिर सी बात है कि अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट से उम्मीदवार भी भारतीय जनता पार्टी बना सकती है, क्योंकि लखनऊ कैंट की अगर बात की जाए तो इससे पहले अपर्णा यादव ने दावा ठोका था कैंट से चुनाव लड़ने का। तो ऐसे में लगातार कैंट सीट की बात की जाए तो कैंट सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी सुरक्षित सीट मानी जाती है। उसी सीट को लेकर रीता बहुगुणा जोशी भी दावा ठोक रही थी कि उनके बेटे को इस सीट से चुनाव दिया उम्मीदवारी दी जाए, प्रत्याशी बनाया जाए, चाहे तो उनको इसके लिए खुद का इस्तीफा देना पड़े। तो इस तरीके की उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार हलचल दिखाई दे रही है। उसी अब देखना होगा कि 10 बजे अपर्णा यादव जब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगी उसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कुछ हलचल होती है और समाजवादी पार्टी। ठीक है नीलेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। आज से सपा की फ्री बिजली पाओ अभियान, नाम लिखाओ, 300 यूनिट बिजली फ्री पाओ अभियान की शुरुआत अखिलेश यादव ने कल ऐलान किया था और आज ही से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। नाम लिखाओ 300 यूनिट बिजली फ्री पाओ अभियान। अखिलेश यादव ने कल ही ऐलान कर दिया था इस अभियान को लेकर, इस अभियान के बारे में जानकारी दी थी और साथ ही ये भी बताया था कि इससे कितने लोगों को फायदा होगा, कैसे कैसे लोग अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। बिजली की समस्या खासतौर पर किसानों को जो होती है उनके लिए ये अभियान एक बड़ी बात है। नीलेश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। नीलेश, समाजवादी पार्टी के इस अभियान को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? इस अभियान का उद्देश्य क्या है, क्या संदेश देना चाहती है समाजवादी पार्टी? देखिए, अगर बीते कुछ दिनों के अंदर की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से लखीमपुर के किसानों को साधने का काम किया है, अगर लखीमपुर के किसान समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के किसान भी एक साथ भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से लखीमपुर में हिंसा हुई और 4 से 5 किसानों की मौत हो गई, उसके बाद उन किसानों को अखिलेश यादव ने पार्टी दफ्तर बुलाया जो उस हिंसा में घायल हुए थे। कहीं ना कहीं किसानों को जोड़ने के लिए अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली फ्री करने का जो वादा किया है कि उत्तर प्रदेश में अगर उनकी सरकार बनती है तो 300 यूनिट तक फ्री बिजली उत्तर प्रदेश की जनता को दी जाएगी। उसके अलावा किसानों के लिए जो बोरवेल का बिल आता है उसको भी माफ किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन 2 बड़ी घोषणाओं से जनता का रुख जरूर समाजवादी पार्टी की तरफ हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि तमाम पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होने थे तो उस समय अपने घोषणा पत्र में तमाम बड़े बड़े वादे शामिल किए। क्या उन वादों को पूरा उन पार्टियों की तरफ से किया गया? अधिकांश सरकारों में देखने को मिला कि जनता लगातार आरोप लगाती रही कि आपने चुनावी घोषणा पत्र में तो ये वादे किए थे लेकिन पूरे आपकी तरफ से नहीं किए गए हैं। अखिलेश यादव ने जो वादे किए हैं वो किस हद तक पूरा कर पाएंगे? क्योंकि कल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा था, उन्होंने कहा था कि 300 यूनिट बिजली फ्री
करने का जो वादा था वो आम आदमी पार्टी का था। असल जो वादा है वो आम आदमी पार्टी करती है, लेकिन उनकी नकल करने वाले उत्तर प्रदेश में तमाम सियासी दल है। तो इस तरीके से हमला भी बोला था उन्होंने। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो ये योजना कब तक उत्तर प्रदेश में लागू होगी, क्योंकि अगर ये योजना लागू होती है तो मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं उनको काफी फायदा होगा, जो 300 यूनिट के अंदर बिजली जलाते हैं। उसके अलावा जो किसान हैं, जिनका मेन पेशा जो है वो किसानी का है और उनको बड़े बड़े बिल आते हैं, उनका बिल माफ करने की भी अखिलेश यादव ने ऐलान किए हैं कि किसानों का बिल माफ किया जाएगा और ट्यूबवेल का बिल माफ किया जाएगा। तो इस तरीके की घोषणाएं जरूर की गई हैं। अब ये घोषणाएं कितना कारगर साबित होती हैं समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए, और कितनी संख्या में किसान समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ते हैं और उनको वोट करते हैं, ताकि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को जीतकर आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बना सके। तो इस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में जरूर देखा जा सकता है कि तमाम वादे हो रहे हैं, उन वादों पे जनता कितना खरे उतर रही, जनता क्या चाहती है, ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। ठीक है नीलेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबर दिल्ली से, जहां आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। यूपी की बची हुई सीटों के प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी। सुबह 11:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक है और जो भी बचे कुचे प्रत्याशी हैं उनके नामों पर मुहर लगेगी। तो यूपी में बची हुई सीटों के प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी। एक बार फिर से आज कोर ग्रुप की बैठक है, 11:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में ही ये बैठक होनी है। तो आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, और इस बैठक में जो बची हुई सीटें हैं उन सीटों पर किस उम्मीदवार को उतारा जाए, इसको लेकर मंथन होगा, चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपने कई चरणों के लिस्ट जारी किए हैं, जिनमें कई सारे नेताओं को मौका मिला है, तो कई सारे नेताओं के टिकट भी कटे हैं और अब बारी बची हुई सीटों की है। यहां से किसको टिकट दिया जाता है ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि 11:30 बजे कोर ग्रुप की बैठक होगी और फिर नामों पर मंथन होगा, फिर सूची तैयार होगी, फिर फाइनलाइज किया जाएगा इसको और उसके बाद ही आगे की जानकारी मिल पाएगी। तो लगातार जो वीवीआईपी नेता हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। बीजेपी मुख्यालय यहाँ पर वो पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, क्योंकि मंथन होना है, चर्चा होनी है। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, आज बीजेपी मुख्यालय में कोर ग्रुप की बैठक है जिसमें बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नामों को फाइनलाइज किया जाएगा, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2 दिनों से मंथन चला भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में और कई नामों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, जिसके बाद आज केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक होगी तो उस बैठक में अंतिम मुहर जो है वो लग जाएगी। अगर हम बात करें तो तीसरे, चौथे और 5वें चरण के नामों पर अभी जो चर्चा है वो हुई है और कई नामों को फाइनल किया गया है। कई प्रत्याशियों ने अपने आवेदन किए थे, उसको एक एक सीट पर चिंतन मंथन 2 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में चलता रहा। इसके साथ ही जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके आवास पर यह मंथन चला और तमाम तरीके के एक एक नाम पर चिंतन हुआ। चूंकि कई सीटों पर एक एक सीट पे 3-3, 4-4 प्रत्याशियों ने आवेदन किए थे, इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें बढ़ गई थी कि कैसे किस प्रकार से नाम को शॉर्टलिस्ट किया जाए। लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि 300 से ज़्यादा नामों को शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। आखिर में आज केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की तमाम पदाधिकारी मौजूद होंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ हो, उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ साथ उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री सुनील बंसल और राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ज्वाइनिंग भी कराने जा रही है। 10:30 का टाइम भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया गया है। संभव है कि यादव परिवार से कोई बड़ी जो हस्ती है, जो बड़े नाम है, वो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी धीरे धीरे पहुंचने शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर में ये जो ज्वाइनिंग है वो होगी, इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और आखिरकार जिन नामों पे मुहर लगनी है उन पे नाम तय कर लिए गए हैं, उन पे अंतिम मुहर प्रधानमंत्री की सहमति के बाद लग जाएगा। बिल्कुल, बाकी जो बची हुई सीटें हैं उन पर आज मुहर लग जाएगी, लेकिन इन सब के बीच कितने बजे पहुंचेंगे सारे नेता बीजेपी मुख्यालय?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में 10:30 बजे का वक्त दिया है कि एक कोई बड़ी हस्ती भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में शामिल हो सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में तमाम नेताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी हो गया है। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो तमाम पदाधिकारी, चाहे वो जेपी नड्डा हो, खुद गृह मंत्री अमित शाह हो या सीएम योगी हो, थोड़ी देर में वो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पहुंचेंगे। और अगर दोपहर के बाद 11-12 बजे के आसपास ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो सकते हैं। अगर वो शामिल नहीं होते हैं किन्हीं कारणवश, तो वो वर्चुअल तौर पे भी इस बैठक में जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें, जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान, इसके साथ अर्जुन राम मेघवाल भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। चूंकि नामों पर तमाम जो बड़े बड़े नेता है वो इस मीटिंग में शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं आपको बता दें, न्यूज़1 इंडिया पर आज की सबसे बड़ी खबर, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आजमगढ़ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी जो सूत्रों के हवाले से मिल रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं और वो भी आजमगढ़ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। इससे पहले चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का कोई बयान सामने नहीं आया था और उनके चुनाव लड़ने के भी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये कि आजमगढ़ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। तो न्यूज़1 इंडिया पर आज की सबसे बड़ी खबर, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और वो भी आजमगढ़ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। आजमगढ़ सपा का गढ़ माना जाता है और यहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। बेहद ही खास सीट और इस सीट से ही अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है वो यही कि आजमगढ़ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। अवनीश विद्यार्थी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, बहुत बड़ी खबर है और हालांकि अभी इसको लेकर कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर इस बार अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो ये मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा। तो अवनीश विद्यार्थी से हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी यही मिल रही है कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। तो न्यूज़1 इंडिया पर आज की सबसे बड़ी खबर, बड़ी जानकारी जो न्यूज़1 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है वो ये कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं और वो भी आजमगढ़ सीट से वो लड़ सकते हैं चुनाव। आजमगढ़ को अखिलेश यादव अपना ही गढ़ मानते हैं और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है आजमगढ़ विधानसभा सीट। उत्तर प्रदेश की इतनी महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है जहां 2017 में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी और इसी के साथ आपको बता दें कि इस बार क्या होगा आजमगढ़ से, ये तो परिणाम और उम्मीदवार पर निर्धारित है। लेकिन इन सब के बीच आजमगढ़ विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में आती है और 2017 में आजमगढ़ में कुल 41% तक वोट पड़े थे। 2017 में समाजवादी पार्टी से दुर्गा प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को
हराया था। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर क्या होता है। अवनीश विद्यार्थी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है जो सूत्रों के हवाले से आ रही है, हालांकि इसको लेकर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं और अगर ऐसा होगा तो इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल, एक लंबे समय बाद ही देखने को मिलेगा कि पक्ष और विपक्ष के दो जो बड़े दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के, दोनों ही विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप 3 पिछले पॉलिटिकल टर्म्स को देखें तो चाहे मायावती हो, अखिलेश यादव खुद और योगी आदित्यनाथ, तीनों मुख्यमंत्री जो पिछले बने वो तीनों विधान परिषद के माध्यम से चुन करके आए, यानी इनडायरेक्ट वोट के माध्यम से चुन करके आए, और ये सभी राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य थे उससे पहले। अब जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और अपनी पार्टी को आगे से नेतृत्व करने की बात आ रही है, तो योगी आदित्यनाथ जहां गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका नाम बीजेपी ने अनाउंस किया था अपनी पहली। मोहसिन रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपको रोकना चाहूंगी अवनीश जी। मोहसिन रजा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव क्या आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे? मैं क्या बता सकता हूँ, ये तो वो बताएंगे कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। आपने मुझसे पूछा है और लड़ना चाहिए, लोकतंत्र है और उसमें मैदान में आना चाहिए। जिस तरह से आदरणीय योगी जी ने साफ तौर पे हमारी पार्टी ने योगी जी को चुनाव लड़ाया है, तो कम से कम उनको एक प्रेरणा तो मिली ना इससे कि हमारा संगठन जो है वो मैदान में जाकर जीत हासिल करना पसंद करता है। कोने में बैठ के जीत नहीं हासिल की जाती है और ना ही मैदान छोड़कर हटा जाता है। आप अगर वाकई में आप में भरोसा आपको है तो मैदान में आइए और मैदान में आकर खेलिए। वॉकओवर देकर चले जाएंगे तो फिर जनता भी नहीं फैसला कर पाएगी। तो जनता तो फैसला करती है मैदान में, दोनों जब खिलाड़ी होते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव लड़ेंगे इस बार विधानसभा चुनाव तो बेहद ही दिलचस्प मुकाबला हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट मुख्यमंत्री और एक्स मुख्यमंत्री दोनों ही एक बार फिर से सामने होंगे और ऐसे में चुनाव का जो पूरा पैटर्न है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। देखिए, हम इंटरेस्ट बनाने के लिए नहीं जा रहे हैं चुनाव में, हम जनता की सेवा के लिए जा रहे हैं चुनाव में। वो इंटरेस्ट उनका क्या है वो बता सकते हैं, क्योंकि वो लोग जो है इंटरेस्ट के बगैर सत्ता नहीं आते सत्ता में लेकर। वो मेवा खाने वाले लोग हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा भाव के लिए सरकार बनाता है। तो इसलिए हमारा उनका साफ है, हमारे विचार और उनके विचार बिल्कुल अलग हैं। इसलिए वो आ रहे हैं चुनाव में कि नहीं आ रहे हैं ये अभी तय नहीं है उनका, लेकिन आना चाहिए। मेरा मानना है कि मैदान में आए तब पता चलता है कि जनता क्या चाहती है। पहले ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, पहले उनका ऐसा कुछ मूड नहीं था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कुछ परसेंट तक वो चाह रहे हैं कि वो चुनाव लड़े इस बार। जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह के नाम का ऐलान हुआ है कि वो लड़ेंगे गोरखपुर से, उसके बाद शायद बना होगा। भाई, कप्तान अगर मैदान ही में नहीं होगा तो और खिलाड़ी क्या करेंगे? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कप्तान को पहले ही डिक्लेयर कर दिया। अभी तो हमारे यहाँ 5 देश के प्रत्याशियों के नाम भी आना है, तो संगठन ने पहले ही कह दिया कि हमने कप्तान को भेज दिया है, कप्तान फला जगह से लड़ेगा चुनाव। तो अब इनको समझ में आया कि नहीं, हमें भी लड़ना चाहिए, ऐसे इनको लगा होगा या इनके लोगों ने विचार इनको दिए होंगे। तो अभी निर्णय नहीं है उनका, ये अभी खाली कयास है। मुझे नहीं लगता है कि वो लड़ेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं कि क्या निर्णय वो लेते हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन रजा जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो बता दें कि सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, आजमगढ़ विधानसभा सीट से ही अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि इस संसदीय क्षेत्र से सांसद है अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी से। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हरि नारायण राजभर को हराया था लगभग कई डिफरेंस के वोटों से। तो आजमगढ़ विधानसभा चुनाव के लिहाज से अगर देखें तो बेहद ही महत्वपूर्ण सीट है और ऐसे में अगर अखिलेश यादव यहां से लड़ते हैं चुनाव तो समीकरण कुछ अलग बनेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।